हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये जो कहानी है ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को एक दो के मर्डर की कहानी सुनाई है, लेकिन दोस्तों इस कहानी के अंदर पूरी की पूरी फैमिली गायब हो जाती है। जी हाँ, और उस फैमिली के साथ में आगे जो होता है उसे सुनकर आपकी रूह बुरी तरीके से कांप जाएगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पूरी कहानी में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक सी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जो कहानी है ये निकल कर आती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें से आदमी का नाम था अमरजीत चौहान, उसकी पत्नी नैन्सी चौहान और इनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे जो कि 2 हफ्ते का था, जो कि 2 हफ्ते पहले ही हुआ था, और उससे एक थोड़ा सा बड़ा था जो कुछ महीनों का था। 2 बच्चे थे और ये लोग ब्रिटेन में रहा करते थे। बेसिकली ये पूरी की पूरी फैमिली इंडिया की रहने वाली थी, लेकिन अमरजीत चौहान अपने बिजनेस के सिलसिले से ब्रिटेन जैसे जगह पर जाकर रह रहे थे। अब बिज़नेस क्या था दोस्तों, इनका बिज़नेस एक कंपनी थी बहुत बड़ी, जिस कंपनी का नाम सीवा करके है, और उस कंपनी के अंदर ये डिलीवरी वगैरह का काम किया करवाते थे, सामान वगैरह का, है ना। तो कुछ बिज़नेस था इनका, अच्छा खासा चलता था और पैसे भी अच्छे खासे कमाते थे। बिज़नेस से ज़्यादा फोकस हम इस कहानी पर करते हैं, है ना। तो बिज़नेस इनका अच्छा खासा चलता था, फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस फैमिली को, अच्छा खासा अर्न करते थे, पैसा कमाते थे। हर बार की तरह ये बात है 2003 के फरवरी के महीने की और 13 तारीख की, यानी कि 13 फरवरी 2003 की ये बात है। हर रोज़ की तरह ये जो अमरजीत चौहान थे ये अपने बिजनेस पर, मतलब अपने काम पर ऑफिस गए हुए थे। 13 फरवरी को ये रोज़ की तरह गए हुए थे अपने ऑफिस, लेकिन होता क्या है कि ये उस दिन अपने घर नहीं लौटते, मतलब उस रात अपने घर नहीं लौटते। इनकी पत्नी नैन्सी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, चिंता में हो जाती है कि अभी तक घर क्यों नहीं लौटे, थोड़ा सा और इंतज़ार करती है। लेकिन 13 फरवरी की पूरी रात बीत जाती है, वो घर नहीं लौटती। अब 14 फरवरी आती है। 14 फरवरी भी धीरे धीरे करके बीतने लगी थी, लेकिन अमरजीत चौहान घर नहीं लौट रहा। अब इस चीज़ को लेकर नैन्सी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, एंड वो फ़ौरन ही अपना फ़ोन उठाकर उसके ऑफिस में जब कॉल करती है तो वहाँ से जवाब आता है कि आपका पति अमरजीत कुछ काम से किसी सिलसिले से बाहर गया हुआ है, मतलब इस देश के बाहर गया हुआ है। ये सुनती है तो शॉक हो जाती है, सोचती है कि मेरा पति वो मुझे फ़ोन करके बताकर भी नहीं गया, ये कैसा बाहर गया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया इसको। हालांकि अभी अपना फ़ोन वोन ढंग से देखती है तो पता चलता है कि इसके पति का एक वॉइस मैसेज पड़ा हुआ था, जिस वॉइस मैसेज में इसके पति ने इससे ये कहा था कि मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। ये देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है, देश के बाहर जा रहा हूँ, ऐसा कुछ उसने वॉइस मैसेज में बोला हुआ था। अब शॉक किस लिए होती है ये आप लोग सुनो। शॉक इसीलिए होती है क्योंकि वो ये सोचती है कि ये वॉइस मैसेज क्यों भेज रहा है, चाहते तो मुझे कॉल कर सकते थे, बात कर सकते थे, क्यों जा रहे हैं, क्या काम का सिलसिला है। और वॉइस मैसेज में अमरजीत ने जब इसको भेजा था तो वो इंग्लिश में बोलकर भेजा था। ये देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि बेसिकली नॉर्मल टाइम में अमरजीत जो थे वो पंजाब के रहने वाले थे और हमेशा किसी से भी जब बात किया करते थे तो पंजाबी लैंग्वेज में किया करते थे। तो फिर इंग्लिश में बोलने का क्या लफड़ा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से देश के बाहर जा भी नहीं सकते क्योंकि इनका वीज़ा पासपोर्ट कहीं और रखा हुआ था, मतलब इनके पास में मौजूद नहीं था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों नैन्सी फ़ौरन ही यहाँ पर अपने भाई को कॉल करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसके पति के बारे में उससे कुछ पता नहीं चल रहा। इसके भाई ओमकार वर्मा, जो कि न्यूजीलैंड में जॉब किया करते थे, न्यूजीलैंड में काम किया करते थे, और उनके पास ये नैन्सी कॉल करती है और सारी वार्ता बताती है कि आपके जीजू 13 तारीख को गए हुए थे काम पर और पूरा दिन बीत गया है, 14 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लौटे। ये देखकर वो भी शॉक हो जाता है, पूछता है कि हाँ मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा, जीजू को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। वो अपनी बहन को तसल्ली देता है भाई। अब यहाँ पर ये जो ओमकार था वो जितने भी लोग लंदन में रहा करते थे वहाँ पर सबसे संपर्क करता है और वैसे ऐसी सारी बातें बता देता है। पूछता है कि यार अगर तुमने कहीं भी देखा हो या आपके टच में कोई भी उनके दोस्त यार हो तो पता करने की कोशिश करो कि आखिर हमारे जीजू चले तो चले कहाँ पर गए। इस तरीके से वो पता करवाने की कोशिश करवा रहा था। खैर दोस्तों, अब ये सब होता है और ये सब होते होते 14 फरवरी पूरी बीत जाती है। 15 फरवरी को क्या होता है, ये जो लड़का था ओमकार वो अपनी बहन को नैन्सी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। अब परिवार में किसी का भी कॉल पिक नहीं हो रहा था और एक दिन पहले उसकी बहन का ऐसे घबराया हुआ कॉल आया था।
तो ये देखकर वो बहुत डर जाता है, उसको समझ नहीं आता, वो समझ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर है उसकी बहन और उसकी फैमिली पर। तो इसलिए यहाँ पर जो ओमकार था वो पुलिस से संपर्क करता है और वहीं की पुलिस को ऐसी ऐसी सारी वारदात बताता है कि ऐसे ऐसे उसके जीजू गायब हो गए, अब उसकी बहन का कुछ भी संपर्क नहीं लग पा रहा है, कॉन्टैक्ट उससे नहीं हो पा रहा, तो आप प्लीज़ इसकी छानबीन करें। पुलिस भी फ़ौरन यहाँ पर अब शक्ति में आती है और देखने की कोशिश करती है कि इस केस के अंदर ऐसा क्या है। पुलिस फ़ौरन यहाँ पर उस परिवार में जाती है, मतलब अमरजीत चौहान के घर पर जाती है। घर पर जाती तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ था, घर पूरी तरीके से बंद था। तो पुलिस अब जाती दोस्तों अमरजीत की कंपनी में जहां अमरजीत काम किया करता था, क्योंकि ओमकार ने कंपनी के बारे में बताया था। कंपनी में जाती है तो क्या पता चलता है कि कंपनी में तो कोई और नया मालिक बैठा हुआ था। जी हाँ, कंपनी पूरी अमरजीत की थी, उसका मालिक अमरजीत था, लेकिन अब कोई वहाँ पर और मालिक बैठा हुआ था। और वो जो मालिक था वो यहाँ पर पुलिस से ये बोलता है कि ये कंपनी अमरजीत ने मुझे बेच दी है, अच्छे दामों में अमरजीत ने मुझे बेच दी है, और वो ये कंपनी बेचकर अपनी पूरी फैमिली को लेकर इंडिया रहने के लिए चला गया है। ये वो बात पुलिस से बोलता है जो नया मालिक था। ये बात सुनकर पुलिस एकदम शॉक हो जाती है, कहती कि कागज़ वगैरह दिखाओ। तो वो जो नया मालिक था कागज़ वगैरह दिखाता है, उस पर एकदम जेन्युइन साइन थे अमरजीत के कि हाँ ऐसे ऐसे मैं इसको बेचकर इंडिया जा रहा हूँ। तो बस फिर तो कोई घबराने की बात ही नहीं थी। पुलिस सोचती है कि हाँ यार कंपनी बेचकर गया है बंदा, इसमें क्या घबराने की बात है। तो वो फ़ौरन ही ओमकार को बताती है पुलिस कि ऐसे ऐसे आपके जीजू और आपकी बहन इंडिया वापस चले गए हैं। लेकिन ओमकार अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि कैसे वापस चले गए यार, ना मेरे से कांटेक्ट हो रहा है ना। मेरी बहन का कॉल आया कल कि वो घबराई हुई थी और कंपनी बेच दी और मुझे कुछ खबर ही नहीं है, मेरी बहन को कुछ खबर नहीं थी कल तक। तो ये बात उसको भाती नहीं है, वो सोचता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। इसीलिए जो ओमकार था वो फैसला करता है कि वो खुद ही लंदन जाएगा, और वो कुछ ऐसे ही करता है, लंदन जाता है। लंदन जाकर पुलिस को एक बार फिर से फोर्स करता है, बोलता है कि यार इस केस में थोड़ा सा गहराई में जाइए, ये केस बहुत सीरियस है, इस केस को आप जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान ये है नहीं। पुलिस उसकी बातों में आती है। अब पुलिस और ओमकार ये सभी के सभी लोग अमरजीत चौहान के घर पर जाते हैं, घर में ताला वाला तोड़ते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं। घर के अंदर जैसे ही जाते तो क्या पाते हैं, घर का सारा सामान नॉर्मल डेज में जैसे लोग बाग रहते हैं ना वैसे पड़ा हुआ है। फ्रीज खोलते हैं तो खाना वगैरह रखा हुआ है, कपड़े वगैरह ऐसे ही टंगे हुए थे, सारी ज़रूरत के सामान घर के अंदर उनको मिलते हैं, जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये लोग अपना देश छोड़कर इंडिया जाएंगे ऐसी हालत में। और सारे टिकट वगैरह थे, फ़ोन वगैरह सब कुछ वहीं पर ही रखे हुए थे। तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता भाई किसी के बाहर जाने का। पुलिस भी इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेती कि हाँ। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये जो 4 फैमिली मेम्बर थे ये उस समय पे 4 नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अमरजीत चौहान का 2 हफ्ते का एक बच्चा था, तो उसके सिलसिले से अमरजीत चौहान की सास भी यहाँ पर रहने के लिए आ चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अमरजीत चौहान की सास मतलब कि ओमकार की माँ और नैन्सी की माँ, तो वो भी वहाँ पर गायब थी। जी हाँ, यानी कि ये 5 कुल लोग थे और पांचों के पांचों एकदम से गायब हो गए थे। पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर कहाँ चले गए, ना ही किसी का फ़ोन लग रहा था। तो पुलिस यहाँ पर बहुत शॉक हो जाती है और इस कहानी को बहुत डीपली सर्च करने की कोशिश करती है कि आखिर वो सभी के सभी लोग चले तो चले कहाँ पर गए। काफ़ी दिन सर्च किया जाता है दोस्तों, लेकिन पुलिस को इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि वो जो नया वाला मालिक था कंपनी का, उसके पास में बिल्कुल साइन के साथ में सब कुछ था, सबूत था उसके पास में कि ये कंपनी बिछी हुई है। तो अमरजीत कहाँ चला गया, सारी फैमिली कहाँ चले गई, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ओमकार इंडिया में कॉल करके अपने रिश्तेदारों से पूछता है कि उसकी बहन और उसकी जीजा वगैरह इंडिया आए। तो सारे रिश्तेदारों से पूछने के बाद भी इन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सारे के सारे लोग यही बोलते हैं कि ये लोग इंडिया नहीं आए। हाँ, इंडिया आते तो हमसे कांटेक्ट करते, और कुछ पड़ोसी जो भी लोग थे जहाँ ये पहले रहा करते थे, किसी से कुछ पता नहीं चलता। ये साफ साफ साबित था कि ये लोग इंडिया गए नहीं हैं। तो फिर ये लोग कहाँ गए हैं? पुलिस इस केस के बारे में ज़्यादा देर तक छानबीन नहीं कर पाती। पुलिस के हाथों में ये केस आ नहीं रहा था अच्छी तरीके से। तो पुलिस यहाँ पर वहाँ के क्राइम ब्रांच के हाथ में इस केस को सौंप देती है। क्राइम ब्रांच इस केस की छानबीन करती है। 1 से 1.5 महीना बीत जाता है, लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ में भी कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये केस बहुत सीरियस था। है बहुत सरल, लेकिन डिफ़िकल्ट भी बहुत है। कैसे आप लोगों को आगे पता चलेगा, सुनते चलिए। क्राइम ब्रांच की पूरी टीम इस केस की छानबीन कर रही थी कि लगभग कुछ दिन के बाद उनके पास फ़ोन आता है कि वहीं के एक समुद्र के अंदर, वो वहाँ के मछुआरे होते हैं ना, उनको एक लाश मिली है जो कि किनारे पर आ गई है तैरती हुई। ये खबर क्राइम ब्रांच वालों को दी जाती है, क्योंकि वो छानबीन करने में लगे हुए थे, तो वैसे भी खबर वहीं पुलिस तक जाती है। तो जैसे क्राइम ब्रांच तक ये खबर पहुँचती है तो पुलिस वाले कुछ वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं
और उस लाश को देखते हैं तो बहुत शौक हो जाते हैं। ओमकार को बुलाया जाता है, उस लाश के बारे में पता किया जाता है, तो पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि अमरजीत चौहान की थी। जी हाँ दोस्तों, अमरजीत चौहान की लाश, जो कि गायब था इतने दिनों से, जो कि अभी नैन्सी और बाकी सब तो मिले ही नहीं है, उस व्यक्ति की लाश थी। ये देखकर पुलिस हरकत में आ जाती है, एकदम शौक हो जाती है कि इस परिवार के साथ में मर्डर वर्डर का लफड़ा है। क्योंकि ये परिवार तो, एक जने की डेड बॉडी मिली है तो ऑफिशियली और लोगों को भी मारा गया होगा, पुलिस के माइंड के अंदर ये सब चलता है। तो जैसी लाश मिलती है ना तो दोस्तों पुलिस अब स्ट्रिक्ट हो जाती है और फौरन ही कंपनी के उसी मालिक के पास में पहुंच जाती है। ये जो नया मालिक था कंपनी का, इसका नाम था केनेथ रेगन करके, और पुलिस इससे पहले भी पूछताछ कर चुकी थी। लेकिन क्राइम ब्रांच वाले कुंडली वगैरह मिलवाते हैं और कुंडली वगैरह इसकी ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसको अच्छी तरीके से इसकी डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये व्यक्ति कौन है। जब क्राइम ब्रांच वालों ने इसकी डिटेल निकाली ना दोस्तों, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, क्योंकि ये केनेथ रेगन नाम का ये जो आदमी है, ये दरअसल नॉर्मल सा पर्सन नहीं, नॉर्मल सा आदमी नहीं है। 80s और 90s के ज़माने में इस आदमी के ऊपर ऐसे आरोप थे कि ये ड्रग वगैरह स्मगलिंग करता है, फर्जी पासपोर्ट वगैरह बनवाता है, और भी कई सारे ऐसे इलीगल काम हैं जो इस आदमी के ऊपर सब लोग बताते हैं आरोप है इसके ऊपर। और इसी इलीगल काम के चक्कर में इस आदमी को सज़ा भी हुई थी 20 साल की, यहाँ पर सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन इस आदमी ने 20 साल की सज़ा अपनी कम करवा ली थी, और वो इसीलिए क्योंकि ये जो इलीगल काम किया करता था, इसने अपने ही जैसे और लोगों को पकड़वाया था जो इलीगल काम किया करते थे। तो इसीलिए इसकी 20 साल से सज़ा कम होकर 8 साल की करीबन हो गई थी, और फिर 8 साल से फिर इसकी सज़ा कम कर दी थी किसी रीज़न की वजह से, जिसके बाद ये 3 साल जेल में काट कर आया था। 3 साल की इसको सज़ा हुई थी। तो जो केनेथ रेगन नाम का आदमी था, इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ये बहुत खतरनाक आदमी था, ये बहुत इलीगल काम किया करता था और भी कई सारे। तो इसका ऐसा बैकग्राउंड था। तो अब ऐसे बैकग्राउंड को देखकर पुलिस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो समझ जाती है कि हो ना हो उस फैमिली के पीछे इस आदमी का कुछ ना कुछ हाथ तो ज़रूर होगा, इसलिए पुलिस इसे अरेस्ट करती है और इससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। लेकिन ये आदमी दोस्तों इतनी आसानी से कुछ भी नहीं उगलता, ये कुछ भी पुलिस को नहीं बताता। शक्ल से ये दिखने में बहुत भोला किस्म का दिखाई देता था, पुलिस के सामने ये कुछ भी नहीं उगलता। पुलिस इससे काफ़ी पूछताछ करती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसके पास सारे सबूत थे कि कंपनी बिकी हुई है, और ऐसे ऐसे साइन भी थे अमरजीत चौहान के रियल वाले। तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब कोई सबूत ही नहीं है तो फिर किसी को ज़्यादा देर तक कैसे रख सकते हैं, ये भी मैटर है। अभी तक ये केस दोस्तों हम लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन पुलिस के पास में एक लेडी की इसी दौरान एक कॉल आती है, और जब वो पुलिस के पास में कॉल आती है ना दोस्तों, उस कॉल के बाद से इस केस की पूरी कहानी एकदम से इस तरीके से पलट जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। कॉल क्या था, किसने किया था, और कॉल पर पुलिस से क्या बात कही थी उस लेडी ने, ये हम आगे जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते कि कहानी कैसे पलटी। पुलिस के पास जैसी कॉल आई ना, तो पुलिस को उस पर यकीन हो गया कि सारा जिम्मेदार ये केनेथ रेगन ही है। इसको पुलिस ने अरेस्ट किया और अपने तरीके से पूछताछ की, मारपीट करके शक्ति से पूछताछ की, और पुलिस की पूछताछ के आगे ये कमज़ोर पड़ गया। इसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, इसी ने पूरी फैमिली को मौत के घाट उतारा है। जी हाँ, अब हुआ क्या, ध्यान से सुनो। जब केनेथ रेगन जेल से छूट कर आया था, इसको सज़ा हुई थी इलीगल काम के चक्कर में, जब जेल से छूट कर आया था तो उसके पास रोटी पानी खाने के तक के भी पैसे नहीं बचे थे। ये गरीब हो चुका था, इसीलिए इसे यहाँ पर एक कंपनी मिलती है, जो कंपनी अमरजीत चौहान की थी। अमरजीत चौहान शुरू से ही एक ऐसा आदमी था जो गरीबों की मदद किया करता था, मसीहा था गरीबों का। तो ये जो केनेथ रेगन नाम का आदमी था, ये भोला बनकर अमरजीत चौहान के पास जाता है। वो बोलता है कि अपनी कंपनी में मुझे काम पर लगा लो। अमरजीत चौहान को उस पर तरस आ गया, इसको अपनी कंपनी में उसने काम पर लगा लिया। नौकरी करता रहा। कुछ दिन नौकरी करने पर अमरजीत चौहान एक दिन इससे जिक्र करता है कि मुझे अपनी ये कंपनी बेचनी है और अपनी पूरी फैमिली को लेकर इंडिया वापस जाना है, क्योंकि यहाँ पर अब मन नहीं लग रहा है। ऐसा अमरजीत चौहान से उसकी पत्नी ने कहा था शायद, क्योंकि वो बार बार उससे कहा करती थी इंडिया, पता नहीं मतलब इनका वहाँ ब्रिटेन में मन नहीं लगता था। अमरजीत चौहान ने ऐसा जिक्र किया केनेथ रेगन के सामने। केनेथ ने जब ये बात सुनी ना, तो वो कुछ दिन के बाद अमरजीत से बोलता है कि एक पार्टी है, जो पार्टी आपकी कंपनी को बहुत मोटी रकम में ख़रीदने को तैयार है, और आपकी कंपनी को वो ख़रीद भी लेगी, जिसके बाद आप अपनी कंपनी को बेचकर यहाँ से अपनी फैमिली के साथ में इंडिया वापस चले जाना। तो ये सुनकर अमरजीत खुश हो गया। केनेथ उससे बोलने लगा कि आपको मेरे साथ चलना होगा, उस पार्टी से मुलाकात करनी होगी। केनेथ रेगन उसको अपनी बातों में फंसाकर अमरजीत चौहान को अपने साथ ले गया उसी पार्टी से मिलवाने के लिए।
ये उसे एक घर में लेकर चला जाता है, एक जगह पर लेकर चला जाता है, पर वहाँ पर ऐसी कोई पार्टी वार्टी नहीं होती। वहाँ पर 2 व्यक्ति मौजूद थे जो कि इसी के नौकर थे, इसी के लिए काम किया करते थे, इसी के साथी थे। वहाँ ले जाने के बाद इन्होंने घर का दरवाज़ा बंद किया, अमरजीत चौहान को पूरी तरीके से किडनैप किया, उसको बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया लाठियों से, और उसको बहुत गंदा वाला टॉर्चर किया। टॉर्चर करके अमरजीत चौहान से ज़बरदस्ती ये साइन करवाए कि वो अपनी कंपनी को बेच रहा है। ज़बरदस्ती उससे ऐसा करवाया गया, साइन करवा लिए गए उससे, और ज़बरदस्ती वो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवा के अपनी पत्नी के पास में इन लोगों ने भिजवाया कि वो कुछ काम के सिलसिले से देश छोड़कर बाहर जा रहा है, जो कि नैन्सी को वो वॉइस मैसेज मिला था ना शुरुआत में, वही वाला। और जब ये सारे काम हो गए तो इन लोगों ने अमरजीत चौहान को जान से मारकर ख़त्म कर दिया, और उसे मारने के बाद उसकी लाश को समुद्र में ले जाकर फेंक दिया, जो कि लाश बाद में चल के समुद्र के किनारे आ चुकी थी। जैसे यहाँ पर केनेथ रेगन ने अमरजीत चौहान को मारा तो फ़ौरन इसने फैसला किया कि अब उसकी फैमिली को भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि इस तरीके से तो वो कंपनी को हड़प नहीं सकता। हाँ भाई, ये कंपनी को हड़पना चाहता था। जी हाँ, ये अमरजीत चौहान की कंपनी को पाना चाहता था, इसीलिए ऐसा सब कुछ कर रहा था। इसलिए ये फ़ौरन ही पहुंच गया अमरजीत चौहान के घर पर। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, गला घोंटकर उनको बुरी तरीके से मार दिया गया, और उसकी पत्नी नैन्सी को भी मार दिया गया, और अमरजीत चौहान की सास को भी मार दिया गया। उन सभी को मारने के बाद इसने कुछ समय के लिए लाश को यहाँ पर ठिकाने लगा दिया। लेकिन अब ये बुरी तरीके से फंस गया एक कॉल के आने से, क्योंकि कॉल क्या आया था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो जो लेडी का कॉल आया था जिसकी वजह से ये पूरा केस एकदम सॉल्व हो गया, वो दरअसल कॉल किसी और का नहीं बल्कि केनेथ रेगन की एक्स गर्लफ्रेंड का था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है, कॉल में उस लेडी ने ये बताया था कि ये जो केनेथ रेगन है, इसने यहाँ पर अमरजीत चौहान को मारकर उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स थे इसकी बॉडी को समुद्र में नहीं फेंका था। इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का एक फार्म हाउस था वहीं पर ही, तो वहाँ पर जाकर इसने इन सारे लोगों की डेड बॉडी को दफन कर दिया। इत्तेफाक से उस दिन ये जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, इसका नाम ब्लिंडा है, वो घर पर नहीं थी, तो इसने यहाँ पर सारी डेड बॉडीज़ को दफना दिया। लेकिन अब इसे मन टेंशन होने लगी कि कहीं वो लौट आई लेडी, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड, तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, उसे पता ना चल जाए, वो पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे। इसीलिए अपने साथियों के साथ में ये फैसला करता है कि ये उस डेड बॉडी को बाहर निकालेगा। उन सारी डेड बॉडीज़ को, करीबन 2, 3, 4 डेड बॉडी थी, तो 4 डेड बॉडीज़ को बाहर निकाल कर वो समुद्र में डाल देगा, ऐसा इसने फैसला किया। क्योंकि फार्म हाउस में अगर गलती से भी कुछ भी ऐसा सुराग मिल गया तो शायद ये पकड़ सकता था, ऐसा उसको डर था। तो फ़ौरन ही यहाँ पर पहुँच गया और उन डेड बॉडीज़ को खोदने लगा। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता है, जो लड़की थी ब्लिंडा, वो आ जाती है और इसको रंगे हाथों पकड़ लेती है। जी हाँ, इसके और इसके साथियों को रंगे हाथों जब वो पकड़ लेती है तो वो समझ जाती है कि डेड बॉडी निकाला नुकली का काम चल रहा है, क्योंकि वो पहले भी इससे वाकिफ़ थी, पहले भी इलीगल काम कर चुका, तो समझ जाती है शायद इसने किसी का मर्डर कर दिया। इसलिए उसने पुलिस को फ़ोन करके ये बताया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पर मेरे फार्म हाउस के अंदर डेड बॉडीज़ दफन की गई थी। इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर इसको अरेस्ट किया। इसीलिए इसने पुलिस के सामने सारा जुर्म कबूल किया। एक फ़ोन की वजह से ये पूरा का पूरा केस एकदम से सॉल्व हो गया। हालांकि इस केस को सॉल्व कराने में सबसे बड़ा हाथ नैन्सी के भाई ओमकार का भी है, जिसने चला फिरी करके काफ़ी कोशिश की इस केस को सॉल्व कराने की। खैर ये केस सॉल्व हो गया और ये जो केनेथ रेगन नाम का व्यक्ति था, इसको हिरासत में लिया गया, इसके ऊपर कार्रवाई की गई और इसको सज़ा सुनाई गई उम्र कैद की, क्योंकि अब इसका छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता और अब किसी भी वजह से ये छूट नहीं सकता और आज भी ये जेल के अंदर ही है। जी हाँ, और इसके जो 2 साथी थे उनको कुछ सालों की सज़ा सुनाई गई, जो कि काफ़ी अच्छा डिसीज़न है। ये पूरा केस इस तरीके से सॉल्व हुआ और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। एक पूरे के पूरी परिवार की हत्या हो गई, आपने इस कहानी के अंदर सुनी लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।